हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आज हम बात करने वाले हैं टी टेस्ट की, लेकिन अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख के आओ, वरना ये समझ नहीं आएगा। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कैसे जेड टेस्ट परफॉर्म करते हो, क्या होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड किस तरीके से आप वैल्यूज को कंपेयर करते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस से उसी चीज की, सैंपल टेस्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो टेस्ट करेंगे वो टी टेस्ट करेंगे। क्या होता है ये टी टेस्ट? देखो, टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो दो ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करता है विद सम जो भी स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर एग्जिस्ट करता हो। ऑब्वियसली हमेशा दो ग्रुप्स का मीन सेम नहीं होगा, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर आ रहा है देन इट इज क्वाइट ओके टू कंपेयर, राइट। हम यहाँ पे टी टेस्ट का यूज करते हैं। बस तीन तरीके के टी टेस्ट होते हैं, और वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट एंड पेयर्ड टी टेस्ट। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वन सैंपल टेस्ट है, और आपको उसी को पढ़ना है। आपकी बुक में जरूर टू सैंपल टेस्ट और ये पेयर टी टेस्ट दिया है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट हैव टू थिंक वन सैंपल टी टेस्ट कैसे होता है। सो वन सैंपल टी टेस्ट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन जेड टेस्ट जो हमने किया था, या जी टेस्ट आप उसको बोल सकते हो। इफ देयर इज वन ग्रुप बीइंग कंपेयर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, परफॉर्म वन सैंपल टी टेस्ट। जैसे कंपेयरिंग द एसिडिटी ऑफ अ लिक्विड टू अ न्यूट्रल पीएच ऑफ 7, तो हमको मालूम है पीएच 7 है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसी को मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बताया था कि कैसे नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है, आपको एक हाइपोथेसिस का क्रिएशन करना है, लेकिन अब इस बार जेड टेस्ट नहीं टी टेस्ट करना है। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जेड टेस्ट हम जनरली करते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, और टी टेस्ट हम लोग करते हैं सैंपल मीन के लिए। इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। Z test is performed for population mean and T test is performed for sample mean, and that's it। ये डिफरेंस है। फिर टू सैंपल टेस्ट क्या होता है? दो डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। पेयर टी टेस्ट क्या होता है? इफ टू ग्रुप्स कम फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन, एक सिंगल पॉपुलेशन से दो डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम पेयर टी टेस्ट करते हैं। आपको इनकी टेंशन नहीं लेनी, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब जैसे हमारा Z डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसे T डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जैसे Z टेबल होती है वैसे T टेबल भी होती है। अब इसमें एक वर्ड आता है विच इज नोन एज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बताती है? देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये बताती है कि किसी डेटा के पास कितनी स्पेस है कोई टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक क्लासरूम है। अब उस क्लासरूम में 40 या 50 बच्चों की सीट है ना, 50 बच्चे बैठ सकते हैं उसमें। अब अगर क्लासरूम में जो सबसे पहले सुबह सुबह बच्चा आता है, उसके पास 50 सीट्स का ऑप्शन है, राइट। उसके पास पूरी की पूरी 50 सीट्स का ऑप्शन है, वो कोई भी सीट चूज कर सकता है। तो उसको चूज करने का कितना फ्रीडम है? 50। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 50 हो गया। एक बच्चा आएगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 50। अब एक और बच्चा आएगा, ऑलरेडी दूसरा बच्चा जब आ रहा है, एक सीट तो ऑक्यूपाइड है। अब जब पहली सीट ऑक्यूपाइड है, कोई भी एक सीट ऑक्यूपाई हो सकती है, बची कितनी? 49 सीट्स बची। अब उस 49 सीट्स में आप कितना ऑक्यूपाई कर सकते हो? 49 में से कोई भी। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 49। सो कोई डेटा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, इसको आप ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेट कर सकते हो। टी टेस्ट में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, और इसमें मैंने आपको बताया एक्चुअली वही है, वो ज्यादा नहीं है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमेशा किसी भी टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो हमेशा n-1 होता है। याद रखना, फॉर एनी टेस्ट स्टैटिस्टिक द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। अभी आगे देखते हैं, उसको बताता हूं आपको। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट अराइज व्हेन एस्टिमेटिंग द मीन of normally distributed population in situations where the sample size is small and population standard deviation is unknown। हमें population का standard deviation नहीं पता, लेकिन sample का standard deviation पता होगा, तब आपको देखो t distribution का यूज करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए, देखो ये तुम्हारा z एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं इसमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ऐड कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाएगा। कुछ और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी बढ़ा दूं तो इस तरीके से ग्राफ बनाएगा। तो कह सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टूल है जो हमें ये करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब एक इंपॉर्टेंट टूल यूज हो रहा है। So it plays an important role in statistical analysis, that is student t-test for assessing statistical significance of difference between two sample means, constructing confidence interval for difference between two population means। अब it depends on a parameter known as degrees of freedom। t distribution depends on degree of freedom। जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज्यादा, उतना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के पास होता जाएगा। मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी, उसकी ज्यादा होगी। अब जैसे जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, रेड वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और नीचे वाला आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ वैल्यूज फ्री टू वेरी इन द फाइनल कैलकुलेशन। जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया बच्चे का, कि अगर आप वो बच्चा जाता है तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, ठीक है। As the degree of freedom increases, the t distribution becomes closer to the standard normal distribution। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये सैंपल साइज 10 का है,
और ये सैंपल साइज 20 का है, तो ऑब्वियसली जो ज्यादा बड़ा सैंपल साइज होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के पास जाता जाएगा। रेड वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी आपके सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। उसके बाद एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस, मैंने बता दिया, द मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो, जैसे आपका जेड डिस्ट्रीब्यूशन में होता था, प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। टी डिस्ट्रीब्यूशन विद मोर डीएफ लेस वेरिएबिलिटी क्लोजर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन याद रख लो, बहुत काम आएगी आपको एमसीक्यू में। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा डेटा को डिसीजन लेने में उतनी आसानी होती है, और उतना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाता है। और जितना कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास होगा, उसमें जो वेरिएशंस होंगे आप डेटा में आपस के वेरिएशंस, वो उतने ही कम होते जाएंगे। तो द मोर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेस द वेरिएशंस, बेटर द डेटा। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं हमें आपको बता देता हूं। किसी का भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट, डीएफ आप कैलकुलेट करोगे, वो हमेशा n-1 होगा, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइजेस जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। अब वन सैंपल टी टेस्ट हमको करना है, जैसे हम z के लिए करते थे वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द z स्टैटिस्टिक्स, हम उसमें भी यही लिखते थे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय, बस उसमें हम लोग क्या लिखते थे, म्यू माइनस म्यू नॉट, राइट? एक्स माइनस म्यू नॉट लिख दो, म्यू माइनस म्यू नॉट लिख दो। वी राइट म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस म्यू नॉट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज इन दोनों फॉर्मुलेज में, z वाले में और t वाले में, जो z में था वो पॉपुलेशन का था, यहाँ पे क्या है, सैंपल का है, सैंपल। और म्यू नॉट हमेशा पॉपुलेशन का मीन होगा, म्यू नॉट हमेशा पॉपुलेशन का मीन होगा, x बार विच इज द सैंपल मीन, और n आपका सैंपल साइज होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज आई सेड, डेटा के लिए n-1 ही रहेगा, नो मैटर हाउ व्हाटएवर द डेटा। सो इसमें भी वही करना है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, z वैल्यू निकाल लेते और उसको 3 टेस्ट कंपेयर कर रहे थे, लोअर टेल, अपर टेल, या लेफ्ट टेल, राइट टेल, और 2 टेल टेस्ट। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हमको वही करना है। तो अपने पास देखो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है। क्रिटिकल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कोरिस्पोंडिंग टू एरिया अल्फा विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वर्ड है वो यूज ही होता है सैंपल के लिए, याद रखना, पॉपुलेशन के लिए नहीं यूज होता। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ के समझना है कि ये हमें टी टेस्ट करना होगा या फिर जेड टेस्ट करना होगा। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्ड से। इफ दे आर यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुमको टी टेस्ट करना है। इफ दे आर नॉट यूजिंग, तुम सैंपल टेस्ट मतलब वो जेड टेस्ट करोगे। एंड सेम लॉजिक से ही करना है। लोअर टेल टेस्ट करना है, अपर टेल कर वही, लेफ्ट राइट और 2 टेल, एग्जैक्टली वही है। तो लोअर टेल टेस्ट में क्या होता है, हमें रिजेक्ट करना होता है h0 को। अगर जो t, ये वैल्यू आप निकाल रहे हो और जो क्वेश्चन में दी है उससे छोटी है, तो आप h0 को रिजेक्ट करोगे। तो यहाँ पे जितने भी टेस्ट देते हैं हमेशा आपको h0 को रिजेक्ट करना है। तो इस पे बेसिस, ये ट्रू होगा तो आप h0 को रिजेक्ट करोगे, नहीं होगा, ये चीज फॉल्स होगी तो आप h0 को एक्सेप्ट कर लोगे। तो दो चीजें, और एग्जैक्टली z के साथ जो आप कर रहे थे वही करना है। t की वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, और ये क्वेश्चन में हमेशा हमेशा आपको दी रहेंगी। क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये टेबल याद कर लेनी है। ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहली लिंक डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी iOS के यूजर्स हैं, जितने भी आप बच्चे आईफोन यूज करते हैं, आईपैड यूज करते हैं, तो उनके लिए आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें आपको ये कोड और ORG कोड मारेगा TKSHMF। तो ये कोड आप डाल दोगे तो आप अपने नंबर से साइन इन कर सकते हो हमारे ऐप के अंदर। तो फॉर एंड्रॉइड यूजर्स डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी, एंड फॉर iOS यूजर्स आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, H0 इज सच दैट, देखो ये जो है हाइपोथेसिस डिफाइंड है। अब कैसे लोअर पहचानेंगे, अपर पहचानेंगे, या टू टेल पहचानना बहुत आसान होता है। जो आप हाइपोथेसाइज कर रहे हो वो पॉपुलेशन के बराबर एग्जैक्टली बराबर होगा। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये जितने भी नाम दिए हैं ये सारे के सारे नाम आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेसिस पे दिए हैं। बहुत देखो ध्यान से समझना, एक बार और समझाता हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था लेकिन एक बार आपको हाइपोथेसिस का और समझाता हूं। जब हम लोअर टेस्ट की बात करते हैं, देखो लोअर टेल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरा जो म्यू है वो म्यू नॉट से छोटा हो गया, लोअर। और किस में देखना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देखना है, एच नॉट में नहीं देखना, एच ए में देखना है। अगर जो वैल्यू हम चाह रहे हैं निकालना वो ओरिजिनल हाइपोथेसाइज्ड मीन से छोटी है, जो मीन हम निकाल रहे हैं वो हाइपोथेसाइज्ड मीन से छोटा है, तो हम लोअर टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर जो मीन हम चाह रहे हैं वो हाइपोथेसाइज्ड मीन से ज्यादा है, जैसे एक फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, वो बताते हैं कि हमारा प्रोडक्शन 40 यूनिट्स पर डे का है,
और वो चाहते हैं कि उसको इंक्रीज करके 45, 60 या 50 कर दे, बढ़ा दें, तो क्या वो ये अचीव कर पाए? कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे। तो वो क्या होगा भाई, आपको नंबर बढ़ाना है तो आप राइट टेल टेस्ट का या अपर टेल टेस्ट का यूज करोगे, नंबर गिराना होगा तो लोअर टेल टेस्ट का, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी रहेगी तो टू टेल टेस्ट यूज होगा। सिंपल सा सीधा सा लॉजिक। तीनों के लिए जो टी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको यहाँ पीछे पढ़ाया, फॉर्मूला वही रहेगा, और सिर्फ एक समरी टेबल है, इस टेबल को डाउनलोड कर लो, चिपका लो, याद रखना बहुत जरूरी होता है। जितना डिफिकल्ट लगता है उतना होता नहीं है, सिर्फ हमें देखने में इतना खतरनाक लगता है। एक एग्जांपल आपकी बुक का एग्जांपल है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, एग्जांपल को पढ़ो। The mean weekly sales for four-wheeler were 50 units per agency in 20 agencies। तो मुझे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी को आप म्यू नॉट बोलोगे। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से क्वेश्चन समझा रहा हूं। इन 20 एजेंसी, जितनी एजेंसीज की बात हो रही है वो आपकी एन हो जाएगी। आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज टू 55 यूनिट्स पर एजेंसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स। तो भाई ये कह रहे हैं कि पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, तो अब इंक्रीज करना चाहता हूं मैं, क्या करना चाहता हूं, इंक्रीज करना चाहता हूं। और ये नंबर ओरिजिनल से कम है या ज्यादा, और अगर ये ओरिजिनल से ज्यादा है तो आप अपर टेल टेस्ट का यूज करोगे, जैसे यहाँ पे राइट टेल या अपर टेल टेस्ट यूज हो रहा है, राइट अपर लेफ्ट लोअर, ठीक, याद रखना, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद 55 क्या है, नंबर, एक नया नंबर है ना, और नया नंबर क्या बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो इसको आप x बार बोलोगे, या फिर आपका ये नया मीन है x बार, ठीक है, ये विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स। टेस्ट वेदर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज सक्सेसफुल। तो ऐसा सोचो, एक कंपनी है, उसका जो मीन है वो 50 यूनिट्स है, या उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 50 यूनिट्स हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 50 यूनिट्स होगा, ये आपकी बुक में इक्वल टू दिखा है, लेकिन ये शुड बी लेस देन इक्वल टू, टेक्निकली होना भी चाहिए, और क्योंकि आप अपर निकाल लो, तो H0 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और H1 जो हो सकता है। तो कैंपेन इंक्रीज, जब इंक्रीज लेंगे तो अपर टेल का यूज करेंगे, जब डिक्रीज करना चाहेंगे तो हम लोअर टेल टेस्ट का यूज करेंगे। लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी आप क्रिएट तो खुद उसको कर ही सकते हो। ओके, तो ये हमने बना लिया। और देखो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है यूज T005 और 1.729। अब ये 005 ही क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये नंबर होता है आपका अल्फा, दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब ये अल्फा आपको कैसे जज करना है, ये ऑलरेडी बोला है कि भाई T005 हमको यूज करना है, इसका मतलब क्या है, आपका जो परसेंटेज होना चाहिए किसका, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, याद है रहा वो कॉन्फिडेंस लेवल अल्फा की वैल्यू, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा कहलाता है। तो अगर सिर्फ अल्फा लिखा है तो इसका मतलब होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और अगर 1 माइनस अल्फा लिखा है तो इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 माइनस अल्फा इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.005 है, यानी इस केस में आपको जो अल्फा यूज करना है 0.005। और अगर इसमें आपसे पूछ लेते कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलना चाह रहे हो, तो आप बोलते 95%। क्यों 95%, इसको माइनस करोगे 1 से तो 0.95 आएगा, ठीक है, ये 99.5 आएगा, हाँ 99.5। इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो 0.5% होगा, यानी 99.5% आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस इन लेवल है। तो आपको यहाँ पे टी को कैलकुलेट करना है, टी का जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी तरीके से कैलकुलेट कर लो एक्स बार, और ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस उसमें हम लोग ऐसे सिग्मा लिखते थे, यहाँ पे एस लिख रहे हैं और कोई भी डिफरेंस नहीं है। एस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फॉर्मूले जेड टेस्ट यूज करो या टी टेस्ट करो यूज करो, सेम ही रहते हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 2.236। अब ये जो 2.236 आया ये टी की वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में यही वैल्यू 1.729 दी थी फॉर 19 डीएम, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एन 20 है तो 19 ही तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा उससे नंबर से कनेक्टेड ही दिया जाएगा, उससे आप टेंशन नहीं लेंगे। और देखो सीबीएसई 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा, 24 में भी, मतलब मेहनत भी नहीं करी क्वेश्चन बदल दें, कुछ भी नहीं बदला, एज इट इज छाप दिया, इसीलिए हमारे पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब समझो कैसे डिसीजन लेना है, ये टी वैल्यू आपको मिली है, ये क्वेश्चन में दी गई थी, अब इनको कंपेयर करना है, लेकिन आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे कंपेयर करना है। तो मैं देख पा रहा हूं जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो उससे बड़ी है, तो मैं रिजेक्ट करूंगा। तो क्यों ऐसा रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप अपर टेल टेस्ट देखो यही तो बोलता है कि अगर जो वैल्यू आपको मिल रही है और जो दी गई है उससे बड़ी हो गई, जो मिली है जो आपने कैलकुलेट की है और जो क्वेश्चन में दी गई है उससे बड़ी वैल्यू हो गई, तो आप रिजेक्ट करोगे अपर टेल टेस्ट, मतलब कि नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे और इसको ऑल्टरनेटिव को आप एक्सेप्ट करोगे। मतलब कि हमने नल को बोला था कि 50 से कम होंगे, वो हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि मार्केटिंग एजेंसी
पूरा बढ़िया से काम उसने निपटाया और 55 यूनिट से ऊपर ही पहुंचा दिया होगा। So there is a significant advantage that the advertising campaign increase mean weekly sales. लॉजिक क्लियर है? तो ये होते हैं टी टेस्ट, ये होते हैं भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपको ये वैल्यूज इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। यहाँ पे आपको पी वैल्यू की बात दी है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब ऐसे ही यही 10.4 एक्सरसाइज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें कई क्वेश्चन टू टेल टेस्ट के भी हैं, पेयर टी टेस्ट के भी हैं। हमें सिर्फ वन टेल टेस्ट करना है या वन सैंपल टी टेस्ट करना है, तो मतलब वन सैंपल टेस्ट करना है, ठीक है। अब एक ही सैंपल है जिसके स्टैंडर्ड वैल्यू से हम उसको कंपेयर करेंगे। अब समझो कि कौन से सिचुएशन में आता है, ये लोअर टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। जज करेंगे हम अल्फा से, एच अल्फा से। अगर ये नंबर 45 से कम मांग रहा है, मतलब लेसर मांग रहा है, तो आपको लोअर टेल टेस्ट का यूज करना है, ठीक है ना, लोअर टेस्ट का। हमें लोअर का या लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करना है, लोअर बोल दो लेफ्ट बोल दो, सेम चीज को आप बता रहे हो। सैंपल ऑफ 36 इज यूज्ड, तो n आपका 36 होगा। ये जो नंबर दिया होता है ना बच्चों, ये म्यू नॉट होता है, ये सैंपल का मीन आपको दिया रहता है, ये नंबर सैंपल का मीन। Compute the value of test statistics and state your conclusion for each of the following sample results. Use alpha to be 0.01. अब ये वैल्यू मतलब कि t 0.01 आपको क्वेश्चन में दी होगी, अभी नहीं दी गई है बट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये दी गई होगी। अब इन्होंने बोला कि पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। x बार इतना है, s इतना है, तो हम पहले सबसे पहला काम हमें t निकालना है। तो x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। कोई फॉर्मूले में डिफरेंस है ही नहीं, सेम टू सेम फॉर्मूला। 44 minus mu naught which is 45 divided by s which is 5.2 and this is divided by under root of n, n is total 36, तो यहाँ पे आप 36 लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करोगे तो -1 डिवाइडेड बाय 5.2 इंटू 6, ये रूट 36 का 6 ऊपर चला जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1.1538। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है। अब हमें ये टी वैल्यू मिल गई है, अब परफॉर्म करना था हमें टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? लोअर टेल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो देखो क्या आपका जो वैल्यू है टी, ये टी 0.01 से छोटा है। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज this value lesser than t 0.01? if this is true हम रिजेक्ट करेंगे, लेकिन if this is false हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब ये नंबर आएगा -1.1538 और माइनस साइन यहाँ लगता है, लेस देन माइनस, और t 0.01 की जो वैल्यू होती है वो होती है -2.44। -2 मतलब इसकी वैल्यू 2.44 है, लेकिन हम माइनस साइन लगाते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, माइनस साइन लगता है। क्या ये ट्रू है? विच इज नो, no, this is not true, this is not true, not true। अगर ये not true है तो आप क्या लिखोगे? इससे आप इन्फर करोगे कि आपको रिजेक्ट नहीं करना है। so do not reject h naught, बस आप एक्सेप्ट करोगे h naught को। so this is how you solve the question completely, ठीक है। अब सेम तरीके से इस क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्व करोगे एंड you'll get the answer accordingly कि वो वैल्यूज में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। दोबारा नहीं करूंगा इसको, देख दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे भी दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक में कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू नॉट इक्वल टू लगा है, तो आपको पता है कि आपको टू टेल्ड टेस्ट यूज करना है, ठीक है। दिस इज टू टेल्ड टी टेस्ट आप इसमें यूज करोगे, क्योंकि जब भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू लगता है आप टू टेल्ड टेस्ट यूज करते हो। अब टू टेल्ड टेस्ट में क्या होता है, हम मॉड ऑफ टी देखते हैं। वी लुक फॉर मॉड ऑफ टी इज लेस देन टी अल्फा बाय 2, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, ठीक है। ये वैल्यू होती है। आप यहाँ पे देखो टेबल में चेक कर सकते हो, जो टेबल मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बनवाई थी, इस टेबल में यू कैन चेक t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2 और t ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2, तो दोनों का जो मीनिंग है, अच्छा इसमें ग्रेटर देन साइन आएगा, एक सेकेंड रुकना, हाँ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होगा। t mod of t is greater than or equal to t alpha by 2, so this is how you solve it। तो यहाँ पे ये वैल्यू समझ में आनी चाहिए आपको, लिखा क्यों है। अब मॉड ऑफ टी हमें एक ही बार, दो बार नहीं निकालना, एक ही बार निकालना उसको, जो मैंने आपको टी टेस्ट में बताया। तो सबसे पहले तो टी की वैल्यू निकाल लो ना, तो टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू फॉर्मूला आप सबको पता है कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय
s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। अब x बार ये वैल्यू होगी विच इज 103 माइनस म्यू नॉट ये वैल्यू होगी विच इज 100 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू सैंपल जो भी आपको दिया होगा 11.5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n का 65 होगा तो 65 हो जाएगा। अगर आपसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पूछा जाता तो तुम 64 बोलते, हमेशा एक लेस होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको आएगी, यहाँ पे आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसको कैलकुलेट करना कैसे। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा ये वैल्यू एज 2.1032 2.1032। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज द वैल्यू ऑफ t। और t अल्फा बाय 2 मतलब इस केस में t 0.0025 की 025 की जो वैल्यू मतलब इसका हाफ करना होता है ना, t अल्फा बाय 2 हमको निकालना होता है, ये वैल्यू आपको दी होगी 1.998 1.998 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी 64। एक लेस देन डिग्री, एक लेस इससे नंबर होने से जितना बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना कम वेरिएबिलिटी रहती है। अब हमको देखना है कि क्या ये नंबर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि आस्क योरसेल्फ इज मॉड ऑफ टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा बाई 2। अल्फा आपको देखो ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, मैंने उसका ऑलरेडी हाफ कर दिया, तो क्या यहाँ पे मॉड ऑफ 2.1032 बड़ा है इससे 1.998 से, दिस इज ट्रू। और अगर जब भी ये ट्रू मिलेगा आपको सीधा रिजेक्ट कर देना है, जो आपने कंडीशंस पढ़ी हैं उसके हिसाब से आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। हम रिजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे या डू नॉट रिजेक्ट लिखेंगे, वी राइट रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट, और डू नॉट रिजेक्ट की जगह हम एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, आपको एच अल्फा देखना है, लेस देन है, लोअर टेल टेस्ट है। लेस देन में जब भी म्यू लेस देन होगा लोअर टेल टेस्ट, ग्रेटर देन होगा अपर टेल टेस्ट। तो यहाँ पे तो लोअर टेल टेस्ट का यूज कर रहे हैं हम, तो लोअर टेल टेस्ट में क्या होगा, सैंपल ऑफ 100 इज प्रोवाइडेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, x बार दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 80 दिया, एवरीथिंग इज देयर, मुझे लोअर टेल टेस्ट का यूज करना है। लोअर टेल टेस्ट में क्या होता है, t की वैल्यू लेस देन माइनस टी अल्फा, प्लीज रिमेंबर ऑल दिस, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए फॉर लोअर टेल टेस्ट। ये हुआ तो हम रिजेक्ट करेंगे वरना हम एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी तो t की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। बाय द वे इतना जो पोर्शन है इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, तो उस तरीके से भी आप कैलकुलेट, कभी स्टैंडर्ड एरर दिया हो तो समझ लेना ये दिया हुआ है नीचे वाला वैल्यू 238 डिवाइडेड बाय 238 डिवाइडेड बाय s, s वाज कितना 80 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100, ये 10 हो जाएगा। ऊपर देखो 231 माइनस 38 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 80, 10 ऊपर जाएगा 70 हो जाएगा, 7/8 आएगा, माइनस 7/8, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। तो t वाला नंबर आपको मिल रहा है माइनस 7/8, यानी कि देखो 1/8 होता है 0.125, यानी कि 0.875, दिस इज द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू। ये वैल्यू मिल गई, देखो कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट होता ही है, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। और t अल्फा इस केस में विच इज t at 0.05, ये वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी, ये गिवन है 1 minus 1.66, दिस इज माइनस 1.66 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 99, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 99 होगा बिकॉज सैंपल साइज आपका 100 का है, माइनस 1.66 आपका यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको खुद से सवाल पूछना है क्या ये चीज ट्रू है, t लिखेंगे यहाँ पे इज t लेस देन माइनस टी अल्फा, t हमने जो निकाला है माइनस 0.875 इज लेस देन माइनस 1.66, और माइनस लग जाएगा ना, और ऑलरेडी क्रिटिकल वैल्यू दी है t 0.05 माइनस 1.6 1.66 होगा, या ठीक है, क्या ये ट्रू है, दिस इज नॉट ट्रू, और माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, उधर माइनस फॉर्मूले का लगता है, दिस इज 1.66, ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे आता है। तो क्या ये ट्रू है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो अगर नॉट ट्रू होगा तो यू विल नॉट, डू नॉट रिजेक्ट h। हमें ट्रू चाहिए भाई, ये जो नंबर है इससे बड़ा है, नेगेटिव में है ना, तो ये नंबर राइट वाले नंबर से बड़ा है, तो ये ट्रू तो नहीं हुआ कि लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से छोटा है, हमें इसका ट्रू चाहिए, तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे टू फाइंड इट। तो हमें इन दोनों में क्या करना था, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना था, t की वैल्यू 0.875 आएगी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना था। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस क्वेश्चन इज 99। ओके, बाकी हमने निकाल ही दिया रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू,
हम रिजेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज हम लोअर टेल टेस्ट का यूज कर रहे हैं। अगर इससे में हमसे कंक्लूजन ऐसे पूछा गया है तो कंक्लूजन बोल सकते हो एट 5% लेवल देयर इज नॉट इनफ एविडेंस दैट ट्रू मीन इज लेस देन 238। कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। अल्फा का मतलब ये क्या है 0.05, दिस इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस पे कोई ऐसा रिजेक्शन रूल आपको नहीं मिल रहा, तो यू कैन नॉट रिजेक्ट, मतलब यू कैन नॉट रिजेक्ट, वी डू नॉट रिजेक्ट इट। उसके बाद हमें मिलेगा कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। अब म्यू इज ग्रेटर देन, हमें एच अल्फा देखना है, एच अल्फा में ग्रेटर देन बोला है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे अपर टेल टेस्ट। अपर टेल टेस्ट का यूज होगा। अपर टेल टेस्ट में क्या होता है, इफ दिस t इज ग्रेटर देन t अल्फा इक्वल टू भी लग जाता है तो आप रिजेक्ट करते हो। तो क्या देखते हैं, t की वैल्यू पहले निकाल के देखते हैं। अ सैंपल ऑफ 92 प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन ऑफ दिस, तो n की वैल्यू 92 हो जाएगा, सैंपल मीन इतना हो जाएगा और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन 810 हो जाएगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे आसान चीज है 91 हो जाएगी क्योंकि एक लेस देन होता है देन द ओरिजिनल। और इस केस में जो म्यू नॉट है, ये नंबर को ही हम म्यू नॉट बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले t की वैल्यू निकालनी है। सो t इज x बार माइनस म्यू नॉट। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ जस्ट टू रिमाइंड यू कि ऐसा ही होता है। x बार क्वेश्चन में जो दिया है 3740 माइनस 3530, काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 810 का डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 92। सिंप्लीफाई आप करोगे 3740 माइनस 35, 210 आ जाएगा। 210 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 810। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। जब आप इसको 3 से कैंसिल करोगे ऊपर 7 आएगा, नीचे 27 आएगा। अब ये कैंसिल होगा नहीं तो 92, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। सो द t वैल्यू विल बी 2.46487, 2.4867। This is the value of t with the degree of freedom 91। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, वो 2.36 आएगी। t at 0.01 is 2.36, ठीक है, t at 0.01 is 2.36। हमसे रिजेक्शन रूल देखना है, if t is greater than equal to t alpha, मतलब t की वैल्यू हमने जो निकाली है 2.4867, क्या ये ग्रेटर देन है 2.36 से, which is true। बिल्कुल बड़ा है ना, ये नंबर तो बड़ा है उससे, which is true। और अगर ये ट्रू हो गया तो आप सीधा बोलोगे कि आपको रिजेक्ट करना है, we will reject h0। ठीक है, इतना आसान होता है करना, बस इतने स्टेप्स के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारा कंक्लूजन है देयर इज अ सिग्निफिकेंट। जब भी कंक्लूजन पूछता है आपको बस इतना ही लिखना होता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट म्यू इज, मतलब इसको आप तरीके से ट्रू बोलो, ये आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन आप ये बोल सकते हो कि द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, बस इतना। यू कैन राइट इट एंड बी डन विद दिस। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पॉज करो, रीड करो, देन खुद से सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। इसमें हमें हाइपोथेसिस बनानी है, सैंपल मीन वी नीड टू कैलकुलेट, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जतिन की नर्सरी थी, वो स्पेशलाइज करता है कस्टम डिजाइन लैंडस्केपिंग फॉर रेजिडेंशियल एरियाज। The estimated labor cost with a particular landscaping proposal is based on the number of plantling of trees, shrubs, and so on to be used for the project. For cost estimating purposes, manager used 2 hours of labor time for planting a medium-sized tree. मतलब एक ट्री को अगर प्लांट करना है तो अराउंड 2 घंटे का लेबर टाइम उसमें लगता है अप्रोक्सीमेटली। तो एक्चुअल टाइम्स, लेकिन जो एक्चुअल टाइम लग रहा है क्या सच में वो 2 घंटा है? इन्होंने क्या किया, 10 प्लांटलिंग्स लिए और उसका पास्ट मंथ में देखा कि कितना कितना ऑन एवरेज टाइम लगा। कहीं पे 3 घंटा भी लग रहा था और कहीं 1.5 घंटे में भी हो जा रहा था और 1.5 घंटे से कम में भी हो रहा था। तो ये बहुत सारे टाइम है, इसका मीन आपको कैलकुलेट करना होगा। विद 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट टू सी वेदर द मीन ट्री प्लांटिंग टाइम डिफर्स फ्रॉम 2 आवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप हाइपोथेसिस डिफाइन करके करोगे। कैसे डिफाइन करना है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो नल हाइपोथेसिस है ये कह रहा है कि जो मेन टाइम है वो एग्जैक्टली 2 आवर्स है। लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहेगी नहीं, मेन टाइम जो है वो 2 आवर्स नहीं है, क्योंकि 2 आवर्स से कम भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में, उसको हमको देखना है। अब देखो बेटा, सिंपल है, दिख रहा है रिजेक्ट करने वाले हैं वो तो नंबर कहीं भी 2 आ ही नहीं रहा। एग्जैक्टली 2 तो है नहीं, कहीं 2 से ज्यादा है, 2 से कम है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वही दिखा, यानी हम रिजेक्ट करने वाले पक्की बात दिख रही है। लेकिन आपको एक एक वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमने ऑलरेडी स्टेट कर दिया नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कंप्यूट द सैंपल मीन। तो अब यहाँ पे मीन भी आपको खुद ही कैलकुलेट यहाँ पे करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, इन सबको नंबर्स को आप ऐड कर दो, ये वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। तो आपको एक्स बार निकालना था, आप इन सबका सम करो, डिवाइड बाय 10 करो। सम करके कैसे वैल्यू आएगी, देखो सोचो इसको भाई, डेसिमल है ही नहीं, सिर्फ 17 15 ऐसे याद कर लो। तो 17 15 32 26 ऐड करोगे 58 एंड 22 80 80 एंड 24,
104 104 और 26 130 130 और 30 160 160 एंड 46 196 200 मतलब 20.0 आ रहा है भाई 20 पॉइंट नहीं 22 पॉइंट आ रहा है 22 आ रहा है 22 आ रहा है देखो भाई फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं 32 एंड 26 58 80 80 104 104 और 26 130 160 160 और यहीं पे हो गया 220 आ रहा है तो 2.20 डिवाइडेड बाय 2.20 आ रहा है टेक्निकली क्योंकि 22 आ रहा है इनका सम पूरा 22 है तो डिवाइड बाय 10 करके 2.20 आपको मिल जाएगा तो हमने सैंपल मीन कैलकुलेट कर लिया 2.20 हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है तो जितने भी तरीके आपको पता है कोई भी तरीका आपको पता है उसको आप यूज कर सकते हो जैसे आई नो कि जो x बार है वो 2.2 है ठीक है और ये जितनी भी वैल्यूज हमको दी गई हैं 1.7 1.5 2.6 को लिख लेते हैं 1.7 1.5 2.6 2.2 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 भी था तो 2.2 भी लिख लेंगे फिर 2.63 2.63 1.4 एंड 2.3 2.3 दो बार है ना ठीक है 1.4 एंड 2.3 एंड 1.4 ये नंबर्स आपको पता है दीज आर द वैल्यूज ऑफ x अब मैं क्या करूंगा मैं x माइनस एक्स बार निकालूंगा सबसे बेस्ट x माइनस एक्स बार निकालेंगे तो 0.3 मिलेगा ठीक है और इसका स्क्वायर करना है मुझे बाद में कर लेंगे पहले अभी x माइनस एक्स बार निकालते हैं फिर बाद में स्क्वायर करते हैं दिस नंबर माइनस दिस नंबर 0.5 आएगा तो 0.5 नेगेटिव माइनस 0.7 0.4 0.2 माइनस करो इसको इस नंबर से बस मैं माइनस कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा 0.1 0 2.6 माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा दिस इज 0.8 दिस इज 0.1 माइनस करोगे तो माइनस 0.8 आ जाएगा ओके अब इसका स्क्वायर करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है बट आराम से आएगा भाई 0.25 0.49 0.16 0.04 0.01 इधर तो जीरो ही होगा 0.16 फिर से 0.64 0.01 0.64 दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग अब इसका सम कर लेते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इसका सम जो होगा सम करके दिस नंबर यू विल गेटिंग विल बी कितना आएगा भाई ऐड करो मेहनत करने से भी फल मिलता है 5 9 14 6 20 24 25 25 एंड 6 31 35 36 एंड 40 तो जीरो आएगा 4 to 6 10 11 12 18 24 तो 4 आ गया और इधर तो ऐसे भी कुछ नहीं था तो आपको मिल जाएगा 2.40 दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग 2.40 लेकिन हमको चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो मैंने निकाला ये होता है वेरिएंस x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा ठीक है 0.24 आ रहा है नो इश्यूज उसमें 2.40 इन सब का सम डिवाइडेड बाय 10 तो 0.24 दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग करेक्ट 0.24 हम अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो क्या मैं इसको 0.5 नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट करके वी कैन राइट इट एज 0.5 राइट हम 0.5 लिख सकते हैं 0.499 समथिंग आ रहा होगा हम 0.5 लिख सकते हैं तो वेरिएंस निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो हमने सब कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया तो 0.5 अपने को मिल रहा है कंप्यूट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज 0.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब इसमें आपसे टी वैल्यू पूछी तो x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे सिग्मा से लिखा ठीक है वी आर राइटिंग सिग्मा हियर बट क्या फर्क पड़ता है ये सिग्मा हो एस हो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर चुके हैं सब वैल्यूज रखनी बस आपको x बार वाज 2.20 जो हाइपोथेसाइज था वो 2 था डिवाइड करेंगे सैंपल से जो आया था 0.5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10 इसको सिंपलीफाई करोगे तो 0.2 into रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 0.5 आएगा सिंपलीफाई 2/5 बन जाएगा अब रूट 10 देखो सिंपलीफाई होना नहीं है सो व्हाट कुड बी डन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इसमें और क्या किया जा सकता है तो करा ये जा सकता है बच्चों कि देखो अगर मैं यहाँ पे रूट को सिंपलीफाई करूँ सब कुछ कैलकुलेट करूँ तो आपको ओवरऑल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1.224
0.247। दिस इज व्हाट यू गेटिंग एज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू मिल गई आपको। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक को याद रखना, हमें वैल्यू निकालनी थी 1.2247। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। हमारे कंक्लूजन क्या हमको ये बताना है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट था, तो टू टेल टेस्ट में क्या होता है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 है तो हम रिजेक्ट करते हैं। तो पहले तो टी अल्फा बाई 2 चाहिए हमको, सो 0.05 था, 0 पॉइंट कहां गया, 0.05 लेवल था, तो हमें t 0.025 चाहिए, क्योंकि इसका आधा करना है, अल्फा बाई 2 निकालना है। सो ये नंबर आपको मिल जाएगा 2.262, 2.262 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितनी है, 9 है। तो क्या यहाँ पे ये चीज ट्रू हो रही है, क्या मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है इसको कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिजेक्ट, हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। डू नॉट रिजेक्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू नॉट रिजेक्ट सिंस, रीजन आपको लिखना है कि t का जो ये वैल्यू है इट इज लेस देन, हम लेस देन, होना ये चाहिए था लेकिन हो क्या रहा है, लेस देन हो रहा है एट t अल्फा बाई 2, तो वी आर नॉट रिजेक्टिंग। ठीक है, सिंस t इज लेस देन t अल्फा बाई 2। सो इस तरीके से आपका देखो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, टी टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर भी कंप्लीट, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बस इतना ही था। बचे हुए चैप्टर्स हम एज सुन एज पॉसिबल खत्म करेंगे, और बहुत सारे चैप्टर्स अभी आपको करने हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया है एंड अभी बहुत सारे चैप्टर्स अभी भी बचे हैं। और एलपीपी भी मैंने कवर कर दिया, नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट 12th की ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ।